26 सितंबर 2025 से अभी तक सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में रखा गया है। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किए जाने के कारण, अगर आपको पता हो तो NSA एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोवर्शियल लॉ है। अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोविजन की वजह से जो गवर्नमेंट को इतनी ताकत देती है कि आपको 12 महीनों तक बिना किसी फॉर्मल चार्जेस एंड ट्रायल के डिटेंशन में रखा जा सकता है, जो कि ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टी की अगेंस्ट जाता है, जिसका मेन पर्पस नेशन में किसी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स को कंट्रोल करने का है। और ये लॉ कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है। पर गवर्नमेंट मिसयूज क्यों ही करेगी? अब देखो, डिटेंशन होते हैं दो तरीके के, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब जब तुम कोई क्राइम कर चुके हो और उसके पनिशमेंट के लिए तुम्हें डिटेंशन में रखा जाए, और प्रिवेंटिव का मतलब है कि जब अथॉरिटी को लगे कि आप कोई क्राइम करने वाले हो तो उसे ना होने देने के लिए तुम्हें डिटेंशन में रखा जा सकता है, जिसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है सोनाम वांगचुक पर NSA। लेकिन सरकार को सोनाम वांगचुक से क्या डर होगा? सरकार को यह डर है कि जो घटना 24 सितंबर को हुई है वो दोबारा ना हो। तो अब तो उसे सोनाम वांगचुक के साथ लगभग 15 लोग लद्दाख के लेह जिला के एक पब्लिक पार्क में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसी वजह से जिसके लिए 26 जनवरी 2023 को खारदुंगला पास, जो अनवदा हाईएस्ट अल्टीट्यूड में बसा मोटरेबल रोड है, जो कि अपने एक्सट्रीम कंडीशन के वजह से फेमस है, वहां सोनम वांगचुक जनवरी के महीने में प्रोटेस्ट करूंगा बोलते हैं। वहां की अथॉरिटीज ने जाने ही नहीं दिया और दोबारा कहीं से पहुंच ना जाए, इसलिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया और कोई आकर उनको मोटिवेट ना कर दे, इसलिए उनसे लोगों को मिलने भी नहीं दिया। और जब पुलिस वालों से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना है कि टेम्परेचर देख रहे हो -40 डिग्री, ये कोई मौसम होता है प्रोटेस्ट करने का? और ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था उसी वजह से जिस वजह से 6 मार्च 2024 को ये 0 डिग्री में फास्ट अनटू डेथ कर रहे थे। 21 दिनों तक किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। तो 26 मार्च 2024 को इन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया और PM मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह को इनकी डिमांड पूरी करने का अनुरोध किया। कौन से डिमांड्स? अरे भाई, जिनके लिए 1 सितंबर 2024 को सोनम वांगचुक एंड गैंग लद्दाख के लेह जिले से फूट मार्च करते करते दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि सिंगू बॉर्डर में पुलिस ने धर लिया इनको। 3 सितंबर को पुलिस ने इनको डिटेन किया तो सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया डिटेंशन में ही, और राजघाट में जाके 2 अक्टूबर को अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया। जब होम मिनिस्टर ने कहा कि हम शर्तें मान लेंगे, पर इनको लगा कि काम पूरा नहीं हुआ है, तो सोनम वांगचुक जंतर मंतर में 2 दिनों के प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मना कर दिया, जिसके जवाब में सोनम वांगचुक ने ट्विटर में पोस्ट किया, अनदर रिजेक्शन, अनदर फ्रस्ट्रेशन। 6 अक्टूबर को पहुंच गए लद्दाख और बैठ गए। अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया 13 अक्टूबर को। फिर पुलिस ने धर लिया और फिर सीधा 21 अक्टूबर को जॉइंट सेक्रेटरी इनसे मिलने आते हैं और बड़े साहब के साथ इनका मीटिंग का डेट फिक्स करते हैं, तब जाके कहीं अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म करते हैं। लेकिन इनको बाद में समझ आया कि ये कोई नई बात नहीं है। लेह की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, जो जम्मू और कश्मीर से अलग होना चाहती थी। 1930 के दशक में बनी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 1949 में PM जवाहरलाल नेहरू को सेल्फ रूल और JNK से सेपरेशन के लिए मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। उनका कहना था कि वो अलग हैं, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर के बेसिस पे उन्हें एक सेपरेट नेशन मिलना चाहिए। इनको कश्मीर की डोमिनेंस, उसकी परछाई में नहीं रहना था। 1967 में लड़ाकिस ने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल अगेंस्ट कश्मीरी डोमिनेंस भी लॉन्च किया, क्योंकि स्टेट लीडरशिप इनको एक कॉलोनी के जैसे देखती थी। यही स्ट्रगल 1980 के दशक में UT के लिए ट्रांसफॉर्म हो गया और 1989 में पकड़ लिया। इसलिए जब 2019 में इनको UT स्टेटस मिला तो ये बहुत खुश हुए कि चलो भाई, अपने स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ। पर वहीं कारगिल में शिया मुस्लिम पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी में है, जो जम्मू और कश्मीर से अलग नहीं होना चाहती थी बल्कि उसका पार्ट बनना चाहती थी, इसलिए जब 2019 में बाइफर्केशन हुआ और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर अलग हुए तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उस डिसीजन के अगेंस्ट में। बट लेटर ऑन ले एपिक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को समझा गया कि उनके लिए आर्टिकल 370 का हटना एक दुर्घटना साबित हुई है, तो उन्होंने हाथ मिलाया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उसी वजह से
जिस वजह से 24 सितंबर को चल रहे पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो गया और मिनी चौरी चौरा देखने को मिला, जहां गाड़ियां चला दी गई, बीजेपी का आशियाना फूंक दिया। उन लोगों ने जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने गोलियां चलाई। प्रोटेस्ट को वायलेंट होता देख सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया और लद्दाख में इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई। बिल्कुल किसी को किसी से भी मिलने नहीं किया जा रहा था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद लद्दाख यूटी तो बन गया, लेकिन बिना लेजिस्लेचर का मतलब इनकी बात ऊपर ले जाने के लिए नीचे कोई नहीं था। लद्दाख के पास अपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं रह गई। सारा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में है, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। मतलब लद्दाख की ज़मीनें, रिसोर्सेज, नौकरियां, इंडस्ट्रीज, सभी के बारे में फैसले एक ऐसे आदमी के द्वारा ले जा रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। पहले जब आर्टिकल 370 था तब लद्दाख वालों को रिजर्वेशन मिलता था। अब इनको डर है कि बाहर के लोग यहाँ के बसने लगेंगे और यहाँ का कल्चर मर जाएगा। लद्दाख में लद्दाखीज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 2020 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख की ज़मीनों को सबके लिए अवेलेबल करा दिया। मतलब नॉन डोमिसाइल वाला भी यहाँ रह सकता है। लोगों को डर है कि सरकार लद्दाख को इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों पे सौंप देगी। इसको लेकर लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता कहते हैं, हमारे पास तो पावर ही नहीं है, लैंड रिलेटेड डिसीजन तो हिल काउंसिल लेगी, जो कि वहाँ के लोकल्स खुद इलेक्शन से बनाते हैं। तो डर किस बात का? और अगर कोई लार्ज बिजनेस ग्रुप्स आएंगे यहाँ तो उसका फ़ायदा लोकल्स को ही तो होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन पर्यावरण को नुकसान होगा। इसलिए वो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं। लद्दाख में 97% लद्दाख की पॉपुलेशन ट्राइबल है। उनका कल्चर, यूनिक ट्रेडिशन, लिंग्विस्टिक हेरिटेज, इन सभी को ये आउटसाइडर आकार खराब कर सकते हैं। डेमोग्राफिकल चेंजेस आ जाएंगे, लद्दाख में छोटा यूपी बिहार बन जाएगा और वहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को मास टूरिज्म का दबाव नुकसान पहुंचा सकता है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, रोड्स, टनल्स और जो भी प्रपोज किया गया सोलर पार्क है, वो सब लोकल्स मानते कि सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर थोपे जाएंगे, जो कि उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। यहाँ के ग्लेशियर वाटर सबको छुपा छुप कर जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने इलाके को प्रबंधन कर सकते हैं तो सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही है, बार बार उनको घोस्ट क्यों कर रही है? देखो, सरकार की कमिटमेंट इश्यूज के पीछे कुछ रियल प्रॉब्लम्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में 6th स्केड्यूल अंडर आर्टिकल 244 स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन्स के लिए लाया गया था। बाकी देश के जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनके लिए 5th स्केड्यूल रखा गया था। तो अगर लद्दाख को 6th स्केड्यूल का पार्ट बनाना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है कि 6th स्केड्यूल लद्दाख को सिग्निफिकेंट पावर दे देगा, उनको फुल कंट्रोल मिल जाएगा। अपने रिसोर्सेज के ऊपर वो ADR और ARCs फॉर्म कर सकती हैं, जो कि लोकल लोगों के हिसाब से ही चलता है। तो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहेगी तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के 6th स्केड्यूल वाले रीजन्स में देखने को मिलता है कि वो मेनलैंड इंडिया से बहुत ज़्यादा कटे कटे से रहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि लद्दाख की लगभग सारी जनजातियाँ या तो बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, वो उतनी कटे हुई नहीं है। बाकी कुल 10 ज़िले 6th स्केड्यूल में इस समय हैं जिनको ऐसे पावर्स मिली हुई हैं। त्रिपुरा में एक है, बाकी तीनों में 3-3 ज़िले हैं। उन सब में दिक्कत ये है कि वो बाहर के लोगों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, जुड़ाव नहीं चाहते हैं। तो बीच में एक ब्यूरोक्रेटिक लेयर आ जाएगा, जिसके बाद कोई भी डिसीजन मेकिंग इंस्टेंटली नहीं हो पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को डर है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाना को फुल लेजिस्लेटिव पावर और ऑटोनॉमी देना एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और चाइना पाकिस्तान के बीच के डिप्लोमेटिक पॉस्चर को प्रभावित कर सकता है, जो कि इसको काफ़ी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन बनाता है। इन सिंपल वर्ड्स, उन्हें लद्दाखीज की लॉयल्टी पर शक है कि उन्हें फुल पावर मिलने के बाद वो अपनी मनमानी चलाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। पर लद्दाख से ज़्यादा सेंसिटिव तो कश्मीर था और उसको स्टेटहुड दिया जा चुका है, पर बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो जब सरकार को पता था कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा गैप है, तो 2019 की लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सरकार ने इस तरह के वादे क्यों किए? 2014 के नेशनल इलेक्शन में उन्हें स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिए जाने का, वहाँ 10 साल से ज़्यादा गवर्न कर रही कांग्रेस लेड यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने गरियाया भी था। इसके लिए ये इतना बड़ा मैटर था कि वो एक रीज़न बन गया इनकी जरी बड़ी हिस्टोरिकल विन का। पर आज उन्हें 10 साल से ज़्यादा होने को है और अभी तक ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। तो इसी बात को
सरकार को याद दिलाने के लिए हजारों लोगों ने टॉर्च मार्च किया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लोगों की डिमांड थी जाति मती और भेती स्टेट के जरिए, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे शेप की गई है कि इन तीनों चीज़ों के लिए खतरब बनाया गया, इलीगल एंटर किए गए बांग्लादेशिस को, और उनका एक्चुअल डिमांड वहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्ड के सेंटर से हट गया। पर ये सभी 6 कम्स्टी स्टेटस मिलने से उनकी ज़मीनें सिक्योर हो जाएंगी और फ्यूचर भी, क्योंकि अगर आपको पता हो इस देश में जो 4 कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी और एसटी, उनमें से 3 अपनी ज़मीनें आपस में खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, पर एक एसटी स्टेटस वाले की ज़मीन एक एसटी ही खरीद सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और दूसरा फ़ायदा होगा आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन जॉब और एजुकेशन में, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेगा इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, आर्टिकल 3। अब इसको 6th शेड्यूल से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो लोकल लेवल पर अथॉरिटी देता है अपनी रिसोर्सेज, जैसे कि ज़मीन, फॉरेस्ट, पानी, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए, और एसटी स्टेटस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेवल पे बात करता है। तो प्रॉब्लम क्या है, सरकार दे क्यों नहीं देती? इस डिमांड को लेकर जो एग्जिस्टिंग एसटी पॉपुलेशन है वो विरोध कर रही है, क्योंकि इसके जरिए जो मिलने वाला रिजर्वेशन बेनिफिट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो 13% पॉपुलेशन है वो इन 6 ओबीसी कम्युनिटीज के एडअप हो जाने की वजह से 50% हो जाएगा। मतलब अगर हर सीट रिजर्व है तो कोई सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपस में compete करना पड़ेगा, और जिनको फ़ायदा मिलना है उनको फिर नहीं मिल पाएगा। 1996 में कोच राजबांसी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिला था कुछ समय के लिए। उसकी वजह से उनके बीच में रिजर्वेशन का बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसका मतलब जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको वो मिल नहीं पाएगा। और जो अभी प्रोटेस्ट कर रही कम्युनिटीज़ हैं उसमें से जो लीडिंग कम्युनिटी है टाई अहोम और कोच राजबंसी, वो 6 सेंचुरी से असम के रूलर्स रह चुके हैं, और वो बाकी कम्युनिटीज़ से सोशो इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं। अब टी स्टेटस दिए जाने के लिए यहाँ पर अगेन सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आरजीआई और एनसीएसटी का साथ में अग्रीमेंट चाहिए होगा। पर सालों से आरजीआई इसके लिए रेडी ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है 1965 के लोकुर कम्युनिटी की क्राइटेरिया को, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ से जो डिमांड कर रही 6 कम्युनिटीज़ हैं उनमें से ये जो 2 कम्युनिटीज़ हैं टाई अहोम और कोच राजबंसी, ये कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और वेल टू डू है, जो कि उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते। अब इस इशू को एड्रेस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किया, जिनकी एक रिपोर्ट पब्लिश होगी नंबर 2025 में। इसके बाद सरकार को जो फैसला लेना है वो लेगी, पर मैटर अभी तक यही है। सोनम वांगचुक की वाइफ किटांजलि आंगमो ने के बीएस कॉर्पस प्ली फाइल किया, जिसके रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया इन दोनों बॉडीज को, और 11 दिनों बाद शी वॉज एबल टू मीट हियर हस्बैंड। पर अभी तक तो जो बर्बादी करनी है वो कर ही चुके हैं। इतने सालों में जिस आदमी ने अपनी रेपुटेशन बनाई, इज्जत बनाई एक लाइन में, उनको एंटी नेशनल बोल दिए गए हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, चाइना से एसोसिएटेड हैं। क्या हो रहा है भाई? क्लासिक केस एक आदमी को डिक्रेट करने का। ऐसा ही हाल नंबी जी के साथ भी हुआ था। जब इतनी आसानी से किसी को एंटी नेशनल बोला जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो कौन ही मेहनत करेगा नेशनलिस्ट बनने के लिए? बाकी तुम बताओ, तुम्हारे क्या विचार है, क्या धारा है?